मैराथन क्लास में दौड़ते दौड़ते हम पहुंच गए एक बड़े चैप्टर पे, अकाउंटिंग रेशियोज पे। कुछ लोग इसको रेशियो एनालिसिस भी कहते हैं, बहुत बड़ा चैप्टर है। कुछ लोगों का ये मिथ है कि रेशियो तो बहुत आसान चैप्टर है, फॉर्मूलाज याद कर लो बस हो गया चैप्टर खत्म। ऐसा नहीं है, फॉर्मूलाज भी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करना भी इंपॉर्टेंट है, और रेशियोज यानी कि चैप्टर के मीनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को पता हो तो सीबीएसई 2023 के क्वेश्चन पेपर में रेशियो का जो क्वेश्चन आया था वो सिर्फ मीनिंग बेस आया था। आपको रेशियो के मीनिंग क्लियर होने चाहिए, देखिएगा जरूर, नेट पे मिल जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको सारे के सारे रेशियोज के फॉर्मूलाज बताऊंगा, उनके मीनिंग बताऊंगा, उनके एप्लीकेशन यानी कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा, सब कुछ इसी वीडियो में। अगर आप मेरी मैराथन क्लासेस की सीरीज देख रहे हैं, पता है नहीं पता तो मैं बता देता हूं। अगर आप किसी भी रीजन से एग्जाम की, फाइनल एग्जाम की पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, नर्वस हैं, कोई बात नहीं, मैराथन सीरीज एक दिन के अंदर पूरा सिलेबस अकाउंट्स का सारी वीडियो से आपको इतना अच्छा मिल जाएगा, आपको इतना अच्छा कंटेंट। आप विश्वास कीजिए, अगर आपने मेरी बाकी वीडियोस देखी तो मुझे बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं, अपने सारे फ्रेंड्स को बता दीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सबको बता दिए ताकि बेनिफिट सबको मिले। चलिए, मेरा नाम है राज सिंह, टीचिंग अकाउंटेंसी फॉर लास्ट 25 ईयर्स। मेरा ट्रैक रिकॉर्ड मैं दिखा दूंगा एक बार बीच में क्लास के। 10 साल लगातार, 100 में से 100 लाने का, 2013 से 2023। फिलहाल बात करते हैं अकाउंटिंग रेशियोज। हमारी पार्ट बी बुक का नाम ही है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना, स्टडी करना, अध्ययन करना, बिजनेस की परफॉर्मेंस चेक करना, आखिरकार हम चल कैसे रहे। हमने 11th क्लास में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करे थे वो करे थे एक सोल प्रोपराइटर। ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट की अगर हम बात करें, वो एक सोल प्रोपराइटर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट था। हम कंपनी की बात करते हैं तो ट्रेडिंग और पी एंड एल नहीं बनता है, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बनता है, और बैलेंस शीट है लेकिन वो वर्टिकल है। तो उसको आज एनालाइज करना है, स्टडी करना है, सो दैट हम बिजनेस की परफॉर्मेंस चेक कर सकें। पहली बात तो रेशो का मतलब क्या होता है? रेशो का मतलब होता है किन्हीं भी दो वेरिएबल्स के बीच का परस्पर रिलेशनशिप, मैथमेटिकल अर्थमेटिक रिलेशनशिप। एग्जाम्पल के तौर पे ए और बी दो दोस्त हैं, ए की तनख्वाह 2 लाख रुपए पर मंथ है, बी की 1 लाख पर मंथ। अगर हम बीइंग अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, इको में आपने सुना होगा, अगर हम बाकी सब चीजें बराबर मान के चले तो ए की तनख्वाह 2 लाख, बी की 1 लाख, यानी कि मैं अज्यूम कर सकता हूं कि ए का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बी की अपेक्षा दुगना, 2:1 में उनकी सैलरी है और उसका दुगना अच्छा होगा। एक एनालिसिस हम कर सकते हैं, तो ये अकाउंटिंग रेशियो है। इसी तरह हम स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल और बैलेंस शीट के अंदर के जितने भी कंटेंट्स हैं उनकी रिलेशनशिप चेक करके बिजनेस की परफॉर्मेंस चेक कर। 4 तरह की रेशियोज होती हैं, चारों समझाऊंगा, सम्स करके दिखाऊंगा। 4 तरह की रेशियोज होती हैं। सबसे पहले हम करेंगे लिक्विडिटी रेशियोज, फिर करेंगे सॉल्वेंसी रेशियोज, फिर करेंगे टर्नओवर रेशियोज, फिर करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी। तो सबके मीनिंग पहले समझाऊंगा, फिर फॉर्मूलाज, फिर प्रैक्टिकल सम्स करके, सब कुछ इसी वीडियो में। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन भरोसा कीजिए बहुत काम की होगी, आप सभी को बता दी। एक बार दिखा दूं क्या आपको अपने पिछले 10 सालों का रिजल्ट, अच्छे से देख लो। 2013 से 2023 लगातार 100 हैं, ये मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है, और मैं आपको YouTube पे सारी सर्विसेज दे रहा हूं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सकें। जो किसी रीज़न से नहीं पढ़ पाए या फिर पढ़ा था और एक हार्डकोर अच्छी रिवीजन चाहिए, गैप आ गया काफ़ी, तो रिवीजन सब कुछ मिलेगा। चलिए, सबसे पहले लिक्विडिटी रेशियो। Liquidity ratio is that ratio, meaning which reveals short-term financial position of a concern. एक कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, शॉर्ट टर्म लोन चुकाने की क्या स्थिति है, यह दिखाती है हमारी लिक्विडिटी रेशियोज, शॉर्ट टर्म लोन चुकाने की कैपेबिलिटी। लिक्विडिटी रेशियोज में 2 रेशियोज आती है मोटे तौर पे, एक करंट रेशियो और एक करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स जिन्हें एक साल में कैश में कन्वर्ट किया जा सके वो करंट एसेट्स है, उनकी सहायता से करंट लायबिलिटीज को कितनी आसानी से एक साल के अंदर चुकाया जा सके। दिस इज करंट रेशियो। मैं आपको अभी लिख के दिखाऊंगा और समझाऊंगा करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आता है और ये कौन कौन से होते हैं। चलिए पहले वही लिख ले, थोड़ा ज्यादा अच्छा हो रहा है। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी,
इसी चैप्टर में मैं आपको जो हमारी बुक का पहला चैप्टर है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो पहला चैप्टर है, इसी चैप्टर में मैं उसकी थ्योरी भी पहले चैप्टर की इंपॉर्टेंट होती है, काफी कुछ समझा दूं। तो करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, या ऑपरेटिंग साइकिल। तो एक साल के अंदर जो कैश में कन्वर्ट होते हैं करंट एसेट्स हैं। हमारी जेब में जो कैश में पड़ा है वो क्या कैश में कन्वर्ट, वो पहले से। जो बैंक है एक साल तो नहीं लगेगा, एक साल से बहुत कुछ दिनों में आप बैंक से कभी भी कैश निकाल। स्टॉक, जिसको अब हम इन्वेंट्री बोलेंगे, इन्वेंट्री को हम कच्चा माल बनाएंगे, बेचेंगे, कैश में कन्वर्ट करेंगे, एक साल तो नहीं लगेगा, आराम से कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल, जिसमें दो चीजें आती हैं, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल। तो डेटर्स जिनको हम उधार माल बेचते हैं, या बिल्स रिसीवेबल जिन पे बिल लिखते हैं, तो 1.5-2-3 महीने के अंदर ही डेटर्स और बीआर का कैश हमें कन्वर्ट हो जाता है। एक साल तो मैंने ज्यादा बोल दिया। तो डेटर्स और बीआर यानी कि ट्रेड रिसीवेबल। करंट इन्वेस्टमेंट्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो करंट इन्वेस्टमेंट और मार्केटेबल सिक्योरिटीज वही होती है जिनको हम कभी भी बेचकर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने देखा होगा स्टॉक एक्सचेंज में आप कभी भी आप चाहे तो जितने भी आपके शेयर्स हैं आप कभी भी बेच के कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके डीमैट अकाउंट पैसे कैश में कर लो, तो करंट इन्वेस्टमेंट मार्केटेबल कभी भी कर सकते हैं। आउटस्टैंडिंग इनकम, अगर हमें किसी से किराया लेना है और वो बकाया है, तो जल्दी, अगर आपको किसी ने किराया नहीं दिया आप कब तक झेलोगे उसको? 1-2-3 महीने में हम किराया ले ही लेंगे तो कैश आ जाएगा। अक्रूड इनकम या आउटस्टैंडिंग इनकम एक ही बात है। और एडवांस यानी कि प्रीपेड एक्सपेंस, अगर हमने किसी को प्रीपेड यानी कि एडवांस एक्सपेंस दिया है, तो कोई किसी को कितना एडवांस देता है? 1-2-3 से ज्यादा कोई किसी को एडवांस नहीं देता। तो अगर कलेक्शन होनी भी होगी तो 1.5-2-3 महीने में पता चल जाएगी। दीज आर करंट एसेट जो एक साल में कैश में कन्वर्ट। कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर्स, बीआर, करंट इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटी, अक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस, दीज आर करंट एसेट। करंट लाइबिलिटीज वो होती हैं जिन्हें एक साल के अंदर चुकाना है, या ऑपरेटिंग साइकिल, विच एवर इज मोर, एक साल के अंदर चुकाना है, वो हमारी करंट लाइबिलिटीज है। क्रेडिटर्स और बीपी को एक साल के अंदर चुकाना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस इनकम, अब तुम अपने ऊपर ले लो। अगर हमने किसी का किराया नहीं दिया तो कोई कब तक हमें झेलेगा? भगा देगा हमें, तो किराया जल्दी देना पड़ेगा। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारी करंट लाइबिलिटी है। एडवांस इनकम, हमें किसी ने एडवांस दिया, कोई किसी को कितना, 1.5-2-3-4 महीने का एडवांस। अगर हम काम पूरा नहीं कर पाए और एडवांस लौटाने की नौबत आई तो बहुत जल्दी हमें एडवांस लौटाना। थोड़ा साफ लिख दूं क्या? क्रेडिटर्स, बीपी, शॉर्ट टर्म लोन्स या शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स जिन्हें एक साल से कम के लिए ही लिया गया है, और अदर करंट लाइबिलिटीज और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस जो होते हैं, ये सारी की सारी करंट लाइबिलिटीज हैं जिनको एक साल के अंदर चुकाना पड़ेगा या यूज करना। तो अब बात करते हैं करंट एसेट जिन्हें एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट करना है, उनकी सहायता से करंट लाइबिलिटीज को कितनी आसानी से चुका सकता है, जिसको दिस इज कॉल्ड करंट। एक अच्छी रेशो 2:1 मानी जाती है, यानी कि कम से कम हमारे करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटी से दुगने होने चाहिए, ताकि एक साल में बड़े आराम से हम अपने करंट एसेट्स को कैश में कन्वर्ट करके करंट लाइबिलिटी को कंफर्टेबली चुका सके। ये रेशो जितनी ज्यादा होती है उतनी कंफर्टेबल और अच्छी मानी जाती है, जितनी कम होती है उतनी बेकार मानी जाती है। जितनी ज्यादा होती है का मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा हो जाए, 5, 6, 7:1, इतनी ज्यादा हो जाए तो इसका मतलब आपने जबरदस्ती अपने करंट एसेट में पैसा ब्लॉक कर रखा है, जो एक अच्छा इंडिकेशन नहीं है। तो एक अच्छी रेशो 2:1 से थोड़ी बहुत ज्यादा हो तो अच्छी मानी जाएगी, कम हो तो बेकार। क्विक रेशो के बहुत सारे नाम है, बाद में बताऊंगा। क्विक रेशो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटी। अब करंट लाइबिलिटीज तो वही हो गई जिनको एक साल के अंदर चुकाना है। क्विक एसेट्स वो एसेट जिनको 3-4 महीने के, बुक में वैसे 1 महीना लिखा है, हम नहीं मानते उतना, 3-4 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, वो हमारे क्विक एसेट्स है। अब किसी से पूछो तो लोग फॉर्मूला बता देते हैं कि भाई क्विक एसेट्स क्या होते हैं। लोग कहते हैं करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, तुम्हें भी यही पता चला।
लेकिन आपको क्विक एसेट्स का मीनिंग पता होना चाहिए। वही बुक में लिखा है 1 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट, थोड़ा ब्रॉडली सेंस में प्रैक्टिकली देखा तो 3-4 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए, ये सारे हो जाएंगे। मैं एक इन्वेंट्री पे भरोसा नहीं कर सकता। 3-4 महीने के अंदर या शॉर्ट टर्म पीरियड में आपका कच्चा माल तैयार भी हो जाए, फिनिश हो जाए, बिक जाए, कैश में कन्वर्ट हो जाए, ये हो भी सकता और नहीं भी, तो हम इन्वेंट्री को काउंट नहीं करेंगे, हम श्योर नहीं। और प्रीपेड एक्सपेंसेस को काउंट नहीं। तुम अच्छी तरह से जानते हो अगर तुमने किसी को एडवांस दिया तो वो कैश बाद में रिकवर नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे आप अपने स्कूल को 3 महीने की फीस एडवांस दो मान लो, तो क्या वो आपको वापस कैश में मिलेगी? करंट एसेट्स में हम इसको इसलिए इंक्लूड कर लेते हैं क्योंकि जो करंट एसेट्स होते हैं वो 1 साल का पीरियड, बाय चांस अगर आप नहीं भी कुछ ऊंच नीच हुई, काम नहीं हुआ, तो आपको 1 साल के अंदर शायद वापस मिल जाए, बट शॉर्ट टर्म पीरियड में हम इसको काउंट नहीं करेंगे क्विक एसेट्स में। फॉर्मूला ऑफ कोर्स या तो आप या तो आप इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस इन दोनों को छोड़ के बाकी सारे करंट एसेट जोड़ लो तो भी क्विक आ जाएगा। लेकिन लोग ज्यादातर ऐसे करते हैं, बुक में आपने देखा होगा करंट से फिर आप करंट एसेट्स निकाल ही लिए, उसमें से इन्वेंट्री और प्रीपेड माइनस कर दो तो भी क्विक आ जाए। एक अच्छी रेशो 1:1 मानी जाए, यानी कि जितने क्विक एसेट्स है कम से कम उतनी करंट लायबिलिटी हो, ताकि हम आराम से उनकी पेमेंट फटाक से कर सकें। तो इक्वल होनी चाहिए, अच्छी, जितनी ज्यादा उतनी अच्छी, जितनी कम उतनी पुअर, फिर बहुत ज्यादा अच्छी जैसे मैंने बताया नहीं होनी। बहुत सारे नाम है, क्विक रेशो भी बोलते हैं, लिक्विड रेशो भी बोलते हैं। नहीं, ये लिक्विडिटी रेशोज है, उसमें दोनों आती है। लिक्विड रेशो ये अकील, इसका एक और नाम है एसिड टेस्ट रेशो। एसिड समझते हो, टेस्ट रेशो, ये 3 इसके नाम है। क्विक एसेट्स को लिक्विड एसेट्स भी कहते हैं, एसिड टेस्ट एसेट्स के बारे में सोचना भी, ठीक है। तो ये हमारे लिक्विडिटी रेशो की कहानी है। कहने को इसमें सिर्फ 2 ही रेशोज हैं, करंट रेशो एंड क्विक रेशो, लेकिन कायदे से और फायदे से देखा जाए तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा। एक वर्किंग कैपिटल मुझे और समझाना, भाई वर्किंग कैपिटल का मीनिंग सबका पता होना चाहिए। वर्किंग कैपिटल का मीनिंग होता है अपने काम को सुचारू रूप से, वर्किंग को चलाए रखने के लिए कुछ पैसा बिजनेस के पास हमेशा अवेलेबल होना चाहिए डे टू डे खर्चों को देने के लिए। एग्जांपल के तौर पे आपके पास सैलरी देने के पैसे होने चाहिए। अगर आपने वर्कर को सैलरी और वेजेस नहीं दी तो भाग जाएंगे, वर्किंग रुक जाएगी। आपने बिजली का बिल नहीं दिया, सरकार आपकी बिजली इलेक्ट्रिसिटी काट लेगी, काम वर्किंग रुक जाएगी। तो सैलरी देने के लिए, बिजली का बिल देने के लिए, कच्चे माल की पेमेंट के लिए पैसा हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। इसका मीनिंग है, ये मीनिंग है वर्किंग कैपिटल का। फॉर्मूला लोग बताते हैं, फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट जो 1 साल में कैश में कन्वर्ट होते हैं, उनमें से करंट लायबिलिटी 1 साल की माइनस कर दो, बाकी हम वर्किंग कैपिटल रूप में यूज। अब मैं आपको लिक्विडिटी रेशोज के काफी सारे सम्स करूंगा, वीडियो लंबी हो सकती है, काम की होगी, इतना भरोसा आपको अब तक हो गया अगर आपने मेरी बाकी वीडियो चलिए, नहीं तो फिर ये देख के वो देख लेना, आपको भरोसा हर। चलिए, तो मैं आपको कुछ सम्स करके दिखाता हूं। यहां कहते हैं करंट रेशो क्विक रेशो निकाल, तो करंट रेशो पहले निकालते हैं। करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी। आपको एग्जाम में करंट एसेट्स ऐसे निकाल के दिखा, स्टॉक यानी कि 50,000 प्लस डेटर्स यानी कि प्लस कैश यानी, सर जी ये हमारे आ गए 1 लाख के करंट एसेट। एग्जाम में ऐसे करके, सुन रहे हैं मेरे हीरो, वो हीरो, करंट लायबिलिटीज 1 साल के अंदर चुकाना। शॉर्ट टर्म बोरोइंग 3,000, जैसे कि मैंने बताया था 13,000 के क्रेडिटर्स, और जैसे कि मैंने बताया था शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो ये कितने हो गए भाई? तो 1 लाख के तेरे करंट एसेट्स आ गए, 20,000 की करंट लायबिलिटी। तो हमारी जो एक करंट रेशो आ गई 5:1, ये बहुत ज्यादा चली गई। जब इसका कमेंट अगर बोला कि लिखने के लिए, इन्होंने क्वेश्चन में नहीं बोला, अगर तुम्हारे एग्जाम में है तो आप बताएंगे कि करंट रेशो का आइडियल रेशो 2:1, जितनी ज्यादा उतनी अच्छी है। ये अच्छी है लेकिन बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि पैसा ब्लॉक कर रखा है करंट एसेट्स। चलिए इसी में क्विक रेशो निकालेंगे, क्विक एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज वही है 20,000। क्विक एसेट्स कौन से हैं? वही कर लो जो तुम्हारे स्कूल में कराए जाते हैं। क्विक एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट्स यानी कि 1 लाख माइनस इन्वेंट्री यानी कि 50,000 कर लेता हूं, और प्रीपेड नहीं है, हो भी सकते हैं, हो तो माइनस तो नहीं,
तो ये 50,000 के क्विक एसेट्स और एक हमारी क्विक रेशो यानी कि एसेट टेस्ट रेशो यानी कि लिक्विड रेशो, इन्होंने लिक्विड रेशो लिखी 2.5। कोई डाउट भाइयों? पूरे मैराथन सीरीज में किसी भी चैप्टर में किसी भी टॉपिक में डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको जरूर सॉल्व करके दूंगा। नई वीडियो बनानी पड़ी वीडियो बनाऊं, आपके एग्जाम में मैं आपके साथ हूं। आपका एग्जाम कल परसों तरसों है, मैं आपकी सारी तैयारी करूंगा। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए। पूरे दिन पढ़ाने के बाद मैं रात को जब घर आऊंगा सबसे पहले तुम्हारे सारे कमेंट्स चेक करूंगा और सारे डाउट्स वीडियो बनानी पड़ी रात को बनाऊंगा। तुम्हारे साथ हूं, पीछे मत हटना, मैं भी नहीं हटूंगा। कुछ छोड़ना नहीं है, सब कुछ अच्छे से कर यो। चलिए कुछ सम्स और करने हैं, पहले ये वाले करेंगे उसके बाद। अब कुछ सम्स ऐसे हैं जिसमें आपको करंट रेशो का ना आंसर दे देंगे, आपको मिसिंग वैल्यूज निकाल, जैसे ये वाला सम। करंट लाइबिलिटीज 6 लाख है, करंट रेशो 3:1, क्विक रेशो 3:1, इन्वेंट्री निकाली। ऐसे में जहां से आपको आंसर दे रखा हो वहां से क्वेश्चन। करंट रेशो का आंसर मुझे दे रखा है 3:1। करंट एसेट्स मुझे नहीं पता, करंट लाइबिलिटीज मुझे 6 लाख दे रखा, क्रॉस मारेंगे तो करंट एसेट्स आ गए 18 लाख। क्विक रेशो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटी। भाई क्विक रेशो का आंसर 2:1 है। क्विक एसेट्स मुझे नहीं पता, करंट लाइबिलिटी तो भी पता थी 6 लाख, तो क्विक एसेट्स आ गई 12 लाख। तो रिलेशन पता है क्विक एसेट्स और करंट एसेट्स का। क्विक एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड, प्रीपेड नहीं हो तो जीरो। अब क्विक एसेट्स 12 लाख आ गए, करंट एसेट्स 18 लाख माइनस इन्वेंट्री, आप देख सकते हैं इन्वेंट्री 6। कोई डाउट शाउट? अरे बता दे डाउट तो यार, मेरे बता मेरे भाई, गुड़िया आपको डाउट? चलिए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आपको टॉपिक अच्छा लग रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ये आपको फायदा हो रहा है, मुझे पता हो रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दे, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मैं आगे लंबे समय तक वीडियो। मैं एक बात बता दूं, मैं 25 सालों से पढ़ा रहा हूं, 20,000 से ज्यादा बच्चे पढ़ाए, लेकिन ऑफलाइन। ऑनलाइन में अब मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं, आप लोग थोड़ा साथ देना, शेयर करना, लाइक करना, कमेंट को भर देना। तो अब एक सम और करते, इसमें क्या होता है, इस वाले सम में क्या था, आपको करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी में से एक वैल्यू गिवन थी, आप क्रॉस मारते हैं दूसरी आ जाती है, आसान हो जाता है। अब मैं क्वेश्चन करूंगा जिसमें दोनों ही वैल्यूज गिवन नहीं हो। करंट रेशो 4 यानी कि 4:1, क्विक रेशो इन्वेंट्री कहते हैं, करंट लायबिलिटी करंट एसेट्स लिक्विड है, सब निकाल लें, कोई बात नहीं निकाल। करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स ओवर करंट। करंट रेशो का आंसर 4:1। पिछले क्वेश्चन में एक चीज गिवन थी दूसरी निकाल ली, यहां दोनों गिवन नहीं, इक्वेशन बना, एक करंट एसेट्स इज इक्वल टू 4 करंट। दूसरा क्विक रेशो का भी आंसर गिवन, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, तो क्विक रेशो का आंसर था 2.5:1। क्विक एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी, क्रॉस मारेंगे, क्विक एसेट इज इक्वल टू 2.5 करंट लायबिलिटी। मेरी खोपड़ी के पीछे आगे मैं करते, एक काम करते हैं यहां मिटा, देख लो एक बार खोपड़ी, क्विक एसेट्स। अब रिलेशन तो आपको पता ही, क्विक एसेट्स आर करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड, मिले तो ठीक नहीं तो जीरो। क्विक एसेट्स की जगह, ये तुमने छठी क्लास में मैथ्स पढ़ा होगा, वहां पे ऐसे पूरी इक्वेशन को एक एक्स में कन्वर्ट कर लेते थे, वाई में कन्वर्ट कर लेते, मैथमेटिक्स पीछा नहीं छोड़ेगा कभी। क्विक एसेट्स की जगह 2.5 करंट लायबिलिटीज लिख सकते, करंट एसेट्स की जगह 4 करंट लायबिलिटीज, माइनस इन्वेंट्री आपको दे रखे 6 लाख, क्रॉस मार, 1.5 करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 6 लाख, तो करंट लायबिलिटीज कितनी आ गई? चलिए एक आंसर आ गया, भैया ने करंट लायबिलिटी पूछा था 4। करंट एसेट्स कितने हैं? करंट एसेट्स है 4 गुना ऑफ करंट लायबिलिटी, तो 4 चौक 16 लाख। क्विक एसेट्स कितने हैं? 2.5 गुना ऑफ करंट लायबिलिटी, तो 2.5 इंटू 4। पसंद आया मेरे दोस्तों को? आगे चल। अब एक ऐसा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में ये बहुत आते हैं कि भाई इंक्रीज डिक्रीज बताओ, करंट रेशो दे रखी है, एक लड़की करी हाँ मुझे ये वाला समझ, अब आया मेरा टॉपिक, चला जा तेरा टॉपिक कर देंगे। करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी,
करंट रेशो दे रखी है 2:1। अब कहते हैं स्टेट गिविंग रीजन वेदर द करंट रेशो विल इंक्रीज डिक्रीज और नॉट इफेक्ट द करंट रेशो। तो आपको तो थियोरेटिकल आंसर लिखना है, बट आपको प्रैक्टिकल पता होना। तो प्रैक्टिकल बता के मैं थियोरेटिकल आंसर बताऊं। अज्यूम कर लेते हैं कि करंट एसेट्स 2 लाख के हैं और करंट लाइबिलिटीज 1, यहां लिख लेते और पास लिख लेते। मान लीजिए करंट एसेट्स 2 लाख के हैं, करंट लाइबिलिटीज 1, 2:1 हो गया। अब आपको मन में ठंडे दिमाग से ट्रांजैक्शंस के दो प्रभाव सोचना। फिर ट्रांजैक्शंस के दो प्रभाव में यह सोचना करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। फिर देखना रेशो इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी या नो चेंज होगी। कैश पेड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को कैश पे करने से कैश जाए, मैं 50,000 मन से बना लेता, 50 का कैश जाएगा और ट्रेड पेबल को आप कैश पे कर रहे हैं, उससे हमारे क्रेडिटर्स भी। तो ये 150/50, 150/50 आ गया 3:1। तो 2:1 से 3:1 पहले से इंक्रीज हो। एग्जाम में आपको थ्योरेटिकल कैसे लिखना, मैं एक थ्योरेटिकल बता रहा हूं, बाकी आप खुद बना के लिखिए। आप लिखेंगे ये कैश पेड टू ट्रेड पेबल विल रिड्यूस कैश विच इज करंट एसेट्स, ट्रेड पेबल विच इज करंट लायबिलिटी, सो रेशो विल बी, ऐसे लिखना है। यहां मैं प्रैक्टिकल करके बीपी डिस्चार्ज, ऑलमोस्ट आंसर सेम है। बीपी डिस्चार्ज करने से ऊपर कैश जाएगा और ठीक उतने से नीचे बीपी करंट लायबिलिटी कम, रेशो इंक्रीज। बीआर एंडोस टू क्रेडिटर, क्रेडिटर्स को बीआर की पेमेंट करने से ऊपर से बीआर कम हो जाएंगे, नीचे से क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे, रेशो इंक्रीज। पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑलरेडी डिक्लेयर, डिविडेंड पेमेंट करने से ऊपर बैंक बैलेंस कम होगा, नीचे डिविडेंड डिक्लेयर करा था तो अब करंट लायबिलिटी चुका रहे, एक तरह से हम जल्दी चुकाना होता है, डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं तो रेशो इंक्रीज। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में डालो, आपको आंसर मिलेगा। वैसे मैं अभी भी समझा रहा हूं, जरूरत नहीं पड़ेगी, हाँ बट कमेंट जरूर करना, अच्छी लगी वीडियो। परचेज ऑफ स्टॉक, स्टॉक परचेज करने से मान लीजिए स्टॉक 50,000 का आएगा, ऊपर करंट एसेट्स बढ़ेंगे, क्रेडिट में परचेज करा, नीचे क्रेडिटर्स बढ़ेंगे, तो 2.5 लाख अपॉन 50, 1.67:1, 2 से 1.67 पहले से, ठीक है। ये क्या, पीआर एंडोस टू क्रेडिटर बाउंस, ले स्यापा, जिस क्रेडिटर्स को बीपी दिया था बाउंस हो गया। अगर क्रेडिटर्स को बीपी देने से बाउंस हो गया तो सर एक तो जो क्रेडिटर थे दोबारा सर पे खड़े हो जाएंगे, बाउंस होने से हम डेटर्स को नहीं छोड़ेंगे, जिसके ऊपर हमने बिल लिखा था वो हमारा डेटर बढ़ जाएगा, तो 2.5/50 और परचेज ऑफ स्टॉक फॉर कैश, जितने से आप स्टॉक परचेज करेंगे स्टॉक से करंट एसेट्स बढ़ेगा, ठीक उतने से कैश जाएगा। वीडियो कितनी भी लंबी हो, मैं सारे टॉपिक सारे कंसेप्ट अच्छे से प्यार से समझाऊंगा, सब समझ, बस पेशेंटली वीडियो को देखते रहे। तो भाई उतने का कैश जाएगा, 2:1 यानी कि रेशो बिल्कुल ठीक है। सेल ऑफ फिक्स एसेट, बुक वैल्यू 50 और 45, 50,000 की वैल्यू के फिक्स एसेट्स हमने 45 में बेचे। अगर 50 की बुक वैल्यू हमने 45 में फिक्स एसेट्स बेचे, सबसे पहली बात, इसके 3 इफेक्ट्स। फिक्स एसेट जाएंगे, आप सस्ते में बेच रहे हैं, 5 का लॉस होगा, और कैश मैं बता दूं सिर्फ 45,000 का कैश। अगर आप 50 के फिक्स एसेट्स 45 में 45 का कैश आएगा, करंट एसेट्स बढ़ेंगे, फिक्स एसेट्स करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी का पार्ट नहीं है, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, लॉस करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, तो सिर्फ कैश आएगा जिससे रेशो इंक्रीज। इसी तरह अगर आप 50 के फिक्स एसेट्स 60 में बेचते हैं, 50 के फिक्स एसेट 60 में बेचेंगे, 50 के फिक्स एसेट जाने से फर्क नहीं पड़ेगा, 10 के प्रॉफिट से फर्क नहीं पड़ेगा, कैश हमारा 60 का आएगा, बस वो इंक्रीज कर देगा हमारी रेट। मुझे बार बार स्क्रीन देखना पड़ता है, मेरी ऑडियो चल रही है, मेरी वीडियो चल रही है, पता लगा मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरा ऑडियो स्टॉप हो गया, मुझे दोबारा मेहनत, तो मेरे को स्क्रीन चेक करना पड़ता है, थोड़ा टाइम चेक करना पड़ता है, वीडियो ज़्यादा कितनी लंबी हो रही है, कितना मैनेज करना है, टॉपिक सारे कवर होंगे, आप बस कितनी भी लंबी वीडियो, कुछ पूछना है कमेंट में डाल दे, वीडियो पॉज करके। चलो दूसरी रेशो करते हैं, सॉल्वेंसी रेशो। Solvency ratio is that ratio which shows long-term financial position of a concern. Long-term financial position का मतलब होता है लंबे लंबे लोन चुकाने के लिए हम कितने सक्षम, कितने केपेबल। अब तेरा नाम सक्षम है तो उसमें कुछ नहीं कर सकते, इतने समर्थ है, और तेरा नाम समर्थ भी हो सकता है, इतने लायक है, लायक तो नहीं किसी का नाम नलायक,
सॉल्वेंसी रेशियो इज दैट रेशियो व्हिच शोज लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंसर्न। लंबे लंबे लोन चुकाने के लिए हम कितने केपेबल हैं, जैसे सॉल्वेंसी रेशियो। आइए देखते हैं। सॉल्वेंसी रेशियो में मोटे तौर पर 3-4 रेशियोज आती, और मैं क्या करता हूं, वो 3-4 रेशियोज करने से पहले मैं वो आइटम बता देता हूं जो उन रेशियोज में यूज होंगे। सबसे पहला है लॉन्ग टर्म बोरोइंग यानी कि लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म बोरोइंग यानी लॉन्ग टर्म लोन में क्या आता है, डिबेंचर्स, लोन, मॉर्गेज, बैंक लोन, पब्लिक डिपॉजिट। याद किया तूने, दोबारा सुन। डिबेंचर्स, जो डिबेंचर्स होते हैं लंबे होते हैं हमेशा। लोन और बैंक लोन बाय डिफॉल्ट, लोन और बैंक लोन हमेशा डिबेंचर्स, लोन, मॉर्गेज, बैंक लोन, पब्लिक डिपॉजिट, बाय डिफॉल्ट सारे लोन हमेशा लॉन्ग टर्म। याद रखना इसमें लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी है। ये आ गया लॉन्ग टर्म बोरोइंग, बार बार यूज हो, मैंने पहले ही बता दिया। दूसरा यूज होगा शेयर होल्डर फंड। तो याद है शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आइटम आते हैं, मैं बता देता हूं। शेयर कैपिटल आती है। शेयर होल्डर्स फंड मतलब होता है शेयर होल्डर्स का फंड जो उन्होंने लगाया है, तो उन्होंने शेयर कैपिटल लगाई है, चाहे इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस हो। सारे के सारे रिजर्व एंड सरप्लस एक्चुअली उन्हीं के हैं, शेयर होल्डर्स के ही पैसे हैं जो लगे हुए हैं। तो सारे के सारे रिजर्व्स एंड सरप्लस, इसमें कोई भी जनरल रिजर्व हो, कोई भी रिजर्व हो, कोई भी P&L का प्रॉफिट हो, सिक्योरिटीज प्रीमियम में लिख देता हूँ, इसके सारे मेजर लिख देता हूँ। देखिए सारे रिजर्व्स, ये सारे P&L, सारे के सारे सिक्योरिटीज प्रीमियम, मतलब हमारे रेशो के चैप्टर में सबसे ज़्यादा ये यूज हो। दोबारा देख लो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग लंबे लोन जो होते हैं, डिबेंचर, लोन, मॉर्गेज, बैंक लोन, पब्लिक डिपॉजिट, प्रोविजन। शेयर होल्डर फंड में एक शेयर कैपिटल आती है, इक्विटी प्रेफरेंस, रिजर्व्स एंड सरप्लस आते हैं, कोई भी रिजर्व हो, P&L हो, सिक्योरिटीज। तीसरी चीज इसमें आती है टोटल एसेट। मुझे लगता है टोटल एसेट्स आप समझते हैं, एसेट साइड का जो टोटल है वो सारे एसेट्स आएंगे। फिक्टिशियस यानी कि नकली एसेट्स को छोड़ देना बस खाली, बाकी सारे टोटल एसेट्स आएंगे। फिक्टिशियस के बुक में तुम्हें रेयर ही क्वेश्चन मिले, मैंने फिर भी नॉलेज के लिए बता दिया। कई बार क्या होगा, क्वेश्चन में ना आपको टोटल एसेट गिवन नहीं होगा, तो आप एक काम करो, लाइबिलिटीज का टोटल, जो लाइबिलिटीज का टोटल है बाय डिफॉल्ट का टोटल है, ये याद रखना, काफी क्वेश्चन। अब मैं आपको बताता हूं सॉल्वेंसी रेशियोज में मोटे तौर पे कौन कौन सी रेशो। सबसे पहली आती है डेप्ट इक्विटी रेशो। डेप्ट इक्विटी रेशो, डेप्ट इक्विटी रेशो, डेप्ट इक्विटी रेशो इज इक्वल टू डेप्ट अपॉन, याद हो गया। डेप्ट को हम लोग लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज भी कहते हैं, इक्विटी को शेयर होल्डर फंड। एक आइडियल रेशो 2:1 है, लेकिन 2:1 ज्यादा से ज्यादा होनी, जितनी ज्यादा है उतनी बुरी और जितनी कम उतनी अच्छी, क्योंकि जितनी ज्यादा है इसका मतलब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज का कर्जा आपके सर पे उतना, और शेयर होल्डर फंड उतना, तो जितनी ज्यादा उतनी बुरी, जितनी कम उतनी डेप्ट इक्विटी। उसके बाद एसेट टू डेट रेशियो। एसेट टू डेट इज इक्वल टू एसेट्स अपॉन डेट, फॉर्मूले तो याद है, डेप्ट इक्विटी डेप्ट अपॉन इक्विटी, एसेट टू डेट एसेट अपॉन डेट, डेट लिख दो, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होता है। एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज का मतलब होता है हमारे डेप्ट इक्विटी रेशियो का मीनिंग मैं बता चुका हूं, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन बताती है क्या रिलेशनशिप है हमारे लॉन्ग टर्म कर्जों में, लॉन्ग टर्म कर्जे जो बाहर से लिए और शेयर होल्डर फंड जो हमने अपनी जेब से लगाया। तो लॉन्ग टर्म जो बाहर से लिए और अपनी जेब से, उनका परस्पर रिलेशनशिप वो 2:1 से ज्यादा नहीं। यहाँ एसेट्स कितने के और कितने कर्जे हैं, यानी कि एसेट्स में से कितने पोर्शन हमने कर्जों से लिया। उसके बाद ऑफलाइन में तो बहुत मस्ती करता हूं मैं, लेकिन ऑनलाइन है ठीक है, थोड़ी बहुत मस्ती तो करूंगा। प्रोप्राइटरी रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो यानी कि नहीं, इसकी कोई आइडियल रेशो नहीं, अब आगे आपको किसी की आइडियल रेशो नहीं मिलेगी। प्रोप्राइटरी रेशो, प्रोप्राइटर की रेशो, कभी किसी दुकान के ऊपर लिखा है प्रोप्राइटर का नाम देखा, तो प्रोप्राइटरी रेशो यानी कि प्रोप्राइटर की, यानी कि मालिक की रेशो, मालिक की रेशो, स्वामित्व की रेशो। तो शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स, आप इनटू 100 इस रेशो में कर भी सकते हो और नहीं भी। इसका मतलब सिंपल है, हमारे पास टोटल कितनी एसेट है
और शेयर होल्डर्स ने कितने पैसे लगा रखे, मतलब कुल प्रॉपर्टी का कितना हमारे अपने लगाए हुए पैसों से 70% 60% खरीद। चौथी रेशो होती है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इसी वीडियो में मैं प्रॉफिटेबिलिटी के लास्ट में आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशो आरओआई के साथ कराऊंगा, क्योंकि थोड़ी सी दोनों इंटर रिलेटेड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? घबराओ मत कर, इसी वीडियो के एंड में कराऊंगा, क्योंकि इंटर रिलेटेड है, दो बार सेम टॉपिक समझाना पड़ेगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो वहां जल्दी हो जाएगा। तो इसी वीडियो में कोई दूसरी, इसी वीडियो में मैं इंटरेस्ट कवरेज रेशो आपको आईसीआर जो है आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के साथ इंडिकेट करूंगा, रिलेटेड है। तो चलिए बार बार रिवाइंड कर करके आप रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। उससे पहले आपको दोबारा समझना है, पीछे जाके रिवाइंड कर, मैं आपको समझा। कहते हैं कैलकुलेट डेप्ट इक्विटी। डेप्ट इक्विटी रेशो इज इक्वल टू डेप्ट अपॉन इक्विटी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज अपॉन शेयर। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज कैसे निकले? डिबेंचर्स, लोन, मॉर्गेज, बैंक लोन, पब्लिक डिबेंचर। मुझे दिखे डिबेंचर, शेयर होल्डर फंड। सर जी इक्विटी शेयर कैपिटल लेंगे 1 लाख, रेफरेंस शेयर कैपिटल लेंगे 50,000, जनरल रिजर्व लेंगे 45, पी एंड एल लेंगे 20,000। सर जी ये आ गया आपका, तो 75,000 का लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और शेयर होल्डर फंड। तुम भी टोटल करो ना, थोड़ी कहीं तो मदद करोगे, ये एकदम बाबू साहब बन के बैठ जाओगे? कर कर बाबू साहब मेहनत कर। 1,50,000, सर आप ही कर लो ना, मैं कुछ कर, आप कर, तेरी खुशी। तो 75,000 अपॉन 2,15,000। सर जी 75,000 डिवाइड बाई 2,15,000, 0.35:1। ये एक अच्छी नहीं बहुत अच्छी रेशो है, क्योंकि 2:1 से बहुत कम है। कोई डाउट किसी को? कमेंट बॉक्स में लिख देना। आगे चलते हैं डेप्ट इक्विटी रेशो के बाद। अब ये रहा एसेट टू डेट रेशो। मैडम एसेट टू डेट रेशो इज इक्वल टू एसेट अपॉन लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। चलिए सबसे पहले लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में आपको लॉन्ग टर्म बोराइंग दे रखे हैं 180 के, में आपको ऐसे निकाल लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज 180 के, और मैंने तो पहले ही कहा था लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी आएगा 120 का। तो गुरुदेव लॉन्ग टर्म बोरोइंग यानी कि 3 लाख की आ गई एसेट्स। एसेट में इक्विटी शेयर कैपिटल बोरोइंग सरप्लस रिजर्व करंट लॉन्ग टर्म एसेट तो नहीं दे रखे। क्या बताया था मैंने आपको अभी? कौन बताएगा सबसे पहले? कौन कमेंट करेगा मैंने क्या बताया था? ना दे रखा हो टोटल एसेट तो कैसे निकालेंगे? कर जल्दी कर। मैं नहीं बता रहा, कर। मैंने बताया था लाइबिलिटी साइड का टोटल करके 4 लाख कर लेता हूं ना कैलकुलेटर से। 4 लाख प्लस 180। कमेंट बताओ क्या ये कैलकुलेटर की आवाज भी आ रही है? 70,000, 30,000, 1,20,000। और ये सारी लाइबिलिटीज को जोड़ दिया तो एसेट्स आ गए 9 लाख, यानी कि 9 लाख के एसेट अपॉन 3 लाख की लॉन्ग टर्म बोरोइंग। हमारा आंसर आ गया 3:1। कोई डाउट? प्रॉपराइटरी रेशो। प्रॉपराइटरी रेशो इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स इनटू 100। तेरी मर्जी है। सबसे पहले शेयर होल्डर फंड, ये आगे तेरा इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख में लूंगा, जोड़ता रहता हूं साथ, प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1.5 लाख लूंगा, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस लूंगा। जी ये आ गया 5,25,000 का। बेटा ऐसा है एग्जाम में तुझे ऐसे निकाल के दिखाना है, प्लस प्लस करके, समझा? ऐसे, ये नहीं कि शॉर्टकट में चिपका दी हो। डिवाइड बाय टोटल एसेट, ये तो एसेट्स का टोटल दे रखा है। फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, करंट एंड टोटल है 7.5। तो 525 डिवाइड बाय 7.5 लाख, ये आ गया 0.7। अगर आप इंटू 100 करेंगे तो 70% भी लिख सकते हैं। और इसका मीनिंग क्या होता है मेरे बंधुओं? इसका मीनिंग होता है कि प्रोप्राइटरी रेशो 70% है, मतलब टोटल जो हमने पैसा कंपनी में लगा रखा है उसमें से 70% पैसा मालिकों ने। चलिए तीसरे रेशो पे रूबरू करें। तीसरी रेशो है
टर्नओवर रेशो। टर्नओवर का मतलब होता है एक साल में कितनी बार आप एक आइटम को दूसरे आइटम में कन्वर्ट कर सकते। टर्नओवर रेशो एक साल में कितनी बार एक आइटम को दूसरे आइटम में कन्वर्ट कर सकते हो। ये हमें बताते हैं कि हम अपने रिसोर्सेस को, संसाधनों को कितना बेस्ट, ऑप्टिमम, सर्वोत्तम तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। तो ये हमारी टर्नओवर रेशो, इसमें काफी सारी रेशियोज आती है। ये सच है कि काफी सारी रेशियोज आती हैं, बट 95% चांस है कि अगर ये रेशो आई तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो और डेटस यानी कि ट्रेड रेसिबल टर्नओवर रेशो सबसे ज्यादा 95% वही आता। मैं आपको सारी कराऊंगा और सब कुछ कराऊंगा, लेकिन ज्यादा चांस है कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ट्रेड टर्नओवर, उनके प्रैक्टिस में ज्यादा करा और बाकी मैं समझाऊंगा सारा। सबसे पहले जैसे कि मैं बड़बड़ कर ही रहा हूं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का मीनिंग होता है एक साल में कितनी बार आप रॉ यानी कि कच्चे माल को फाइनल प्रोडक्ट तक कन्वर्ट कर सकते। मान लीजिए 12 महीने एक साल, मान लीजिए क्या होता है, 12 ही होते हैं यार। 12 महीनों में तूने 4 बार माल बनाया तो 3 महीने लगते हैं तुझे माल बनाने। ठीक है, 4 बार हम माल बनाते हैं। इन्वेंट्री फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन। जब आप एग्जाम दें तो एग्जाम में आप हमेशा याद रखिएगा, सबसे पहले आसान चीज निकाल, तो एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय। ये आपको एग्जाम में ओ सी नहीं लिख के आने हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि काफी लंबा लंबा लिख के, ये आपको लिखना आता है इसलिए मैं सिर्फ कंटेंट बता रहा हूं। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, इसके दो फॉर्मूले। एक बार मेरे साथ ठंडे दिमाग से सोचोगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है। ठंडे दिमाग से मेरे साथ सुनो मैं क्या बोलूं। कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ दोज गुड्स विच हैव बीन सोल्ड, जो बेचे गए हैं ना, सोल्ड, उनकी कॉस्ट। तो कैसे निकालते हैं, पहले मैं निकालूंगा टोटल प्रोडक्शन की, उसमें से वो माइनस कर देंगे जो सेल नहीं हुए, वो आ जाएंगे जो सेल। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, पिछले साल का जो कच्चा माल स्टॉक पड़ा था वो सारा प्रोडक्शन में खर्च हो गया, प्लस परचेजेस, हमने इस साल जो कच्चा माल परचेज करा वो प्रोडक्शन में खर्च हो गया, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इतने सारे खर्चे कर दिए। ये आ गई टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। टोटल माल बनाने की कॉस्ट में से माइनस कर दो जो सेल नहीं हो, उसकी कॉस्ट आ जाएगा जो सेल माइनस क्लोजिंग। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस, ये आ गया कॉस्ट। तो ठीक है, इसका एक और फॉर्म, सेल माइनस, यार ये तो मुझे एक आलू वाले ने बताया था। एक आलू बेच, मैं पापा के साथ सब्जी लेने गया था, तो सब्जी मंडी जब मैं गया था तो आलू वाला था, छोटा सा था, मेरे लगता 12-14 साल होगा। तो मैंने उससे, बड़ा बुरा लगा है बच्चा छोटा, मैंने कहा तू यार सब्जी क्यों बेच रहा है, पैसे कमा, पढ़ाई लिखाई कर, बड़ा आदमी बन, पैसे कमा। कहता भाई अभी भी तो पैसे कमा रहा हूँ। उसने मुझे ये फॉर्मूला, बताओ आलू वाले को ही पता है। कहता भैया देखो, मैंने सुबह से 10,000 रुपये का आलू सेल करा और मेरे को 3,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ एक दिन में, तो बताओ उसने आलू कितने के खरीदे होंगे। ये कॉस्टिंग है, उसको ही पता है। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, इस पे मैं थोड़ा टाइम स्पेंड, अभी मैं 5 मिनट जरा खर्चों के बारे में बात करने, क्योंकि इसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी आखिरी रेशियो है सर जी, वो खर्चों से भरी पड़ी है। तो अभी ध्यान दो, ताकि उस वक्त मैं आपको सिर्फ इसी वीडियो में, एक ही वीडियो में सब टकाटक एक्सप्रेस वे मैराथन एक्सपेंसेस की डिटेल ध्यान से सुनो, मैं बता रहा हूं। किसी भी बिजनेस में 3 डिपार्टमेंट, फैक्ट्री डिपार्टमेंट, ऑफिस डिपार्टमेंट, सेलिंग डिपार्टमेंट। फैक्ट्री डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट जहां पर माल मैन्युफैक्चर होता है, प्रोड्यूस होता है, पैदा होता है। रॉ, कच्चे माल से लेके फाइनल प्रोडक्ट तक का सारा काम फैक्ट्री में, माल बनता फैक्ट्री में, प्रोडक्शन। ऑफिस में दिमाग का काम होता है,
दिमाग भिड़ाना, अकाउंट्स बनाना, पब्लिक रिलेशन मेंटेन करना, और दिमाग भिड़ाना, बिजनेस को कैसे ले जाना, मैनेजमेंट का काम करना, अकाउंट्स बनाना। सेलिंग में दिमाग भिड़ता है, किस तरह? माल चेपना है, एडवर्टीजमेंट करना, पब्लिसिटी करना, और डोर टू डोर सेलिंग करना, ट्रेड फेयर में दुकान लगाना, मेलों में दुकान लगाना, माल चिपकाना, कूपन में कैंची का निशान बनाना, बाय वन गेट वन फ्री देना, यह सब सेलिंग डिपार्टमेंट। फैक्ट्री में माल बनता है, ऑफिस में दिमाग भिड़ता है, और सेलिंग में पब्लिक को चूना लगाता। तो फैक्ट्री डिपार्टमेंट बिजनेस के लिए सबसे कीमती चीज होती है उसका प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट अगर अच्छा है तो बाजार में बिकेगा, नहीं तो जो दिमाग लगाना लगा लो। सबसे कीमती चीज होती है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बनता है फैक्ट्री में। तो फैक्ट्री में जितने भी खर्चे होते हैं उस, क्योंकि सबसे कीमती चीज प्रोडक्ट है, फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनता है, तो फैक्ट्री में जितने भी खर्चे होते हैं प्रोडक्ट पे डायरेक्ट होते हैं। तो फैक्ट्री डिपार्टमेंट के जो खर्चे होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री में सीधा डायरेक्टली माल पैदा होता है, वो सारे खर्चे डायरेक्ट फैक्ट्री के। ऑफिस में माल नहीं बनता, सेलिंग में माल नहीं बनता। तो ऑफिस और सेलिंग डिपार्टमेंट में माल नहीं बनता, वो डायरेक्टली तो माल पैदा नहीं करते, लेकिन ये खर्चे इनडायरेक्टली बिजनेस को सपोर्ट करते। तो दीज आर कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो अगले रेशो प्रॉफिटेबिलिटी में काम है। कोई डाउट? अब मैं आपको दो सम करके दिखाऊंगा, सिर्फ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, फिर हम वापस ही आएंगे। चलिए स्टार्ट करते। थोड़ा सा अगर ब्लर है तो घबराना मत, मुझे लग रहा है ब्लर है, कोई बात नहीं, मैं कराऊंगा, वैल्यूज बोलूंगा। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्न, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ओके, सबसे पहले एवरेज निकाल लो। मैंने बताया था ओपनिंग दे रखी है 40 प्लस क्लोजिंग दे रखी है 12, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय, सर जी ओपनिंग 40 और क्लोजिंग 12, सर जी ये तो डिवाइड बाय 2, मुझे लगता है 36 ही आ गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक या दे रखा है प्लस परचेजेस दे रखा है 90, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कैरेज इनवर्ड आएगा। अगर आपको नहीं याद है तो मैं एक आसान तरीका बताता हूं। 11th क्लास में ट्रेडिंग अकाउंट के 2 में जो खर्चे आते थे वो सारे डायरेक्ट थे। ट्रेडिंग अकाउंट में 11th क्लास 2 में आते थे। अब एक लड़का कहता है सर 11th भी तो याद नहीं है, सर हमारा भी तो कुछ करो ना। तो मेरे भाई ठंडे दिमाग से सोच, जो प्रोडक्शन में फैक्ट्री में खर्चे होते हैं सब कैरेज, किराया, भाड़ा, कच्चे माल के लिए फैक्ट्री में देते हैं, डायरेक्ट है मेरे भाई। हाई वेजेस हम लोग फैक्ट्री में देते हैं गरीब मजदूरों को माल बनाने के लिए, डायरेक्ट है मेरे भाई। फ्रेट आउटवर्ड, आउट मतलब सेल, आउट जो फैक्ट्री से आउट माल जाता है, सेल के खर्चे हैं वो डायरेक्ट नहीं है। तो ये सब आ गया तेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स। 40,000, 92,000, 4,000, ये कितना था गंदी सी राइटिंग में, 140। पर जी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इसकी आ गई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री 26, ये आ गई सर आपकी 5.46 टाइम्स। मैं याद दिला दूं इसका आंसर टाइम्स में, टाइम्स का मतलब होता है इतने बार, जैसे 6 टाइम्स आ गया 6 बार, 12 महीने में 6 बार माल बनता है, तो 2 महीने में माल बनाने का। चलिए करंट रेशो क्विक रेशो की तरह हम यहां भी कुछ ऐसे सम करेंगे जिनमें आपको ये बता, रेशो आंसर दे रखा होगा, हमें मिसिंग वैल्यूज निकाल। अगर रेशो का आंसर दे रखा और मिसिंग वैल्यूज, आइए निकाल। 2 लाख इज कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखेंगे आप, क्योंकि अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जगह कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ज्यादा बेहतर वर्ड है, सॉरी मैं बताना भूल गया, ध्यान रखना। फिर कहते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो 8 टाइम्स है, कैलकुलेट ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री इफ इन्वेंट्री एट द एंड इज 1.5 टाइम्स देन ओपनिंग, ओपनिंग से 1.5 गुना ज्यादा है। चलिए करते, जब भी रेशो का आंसर दे रखा हो तो मैंने बताया था जहां से आंसर दे रखा हो वहां से। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो बोले तो 8 टाइम्स दे रखा है क्वेश्चन में, जूम कर लो थोड़ा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोले तो 2 लाख दे रखा है, अपॉन एवरेज, सर जी एवरेज कितना आ गया, एवरेज आ गया 25।
एवरेज इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। एवरेज के स्थान पे मैं 25 लिख दूं, डिवाइड बाय 2। मुझे ओपनिंग क्लोजिंग नहीं पता, लेकिन दोनों का रिश्ता पता है। रिश्ता क्या है? इन्वेंट्री एट द एंड इज 1.5 टाइम्स देन ओपनिंग। जो क्लोजिंग है वो ओपनिंग से 1.5 गुना है। अगर मैं ओपनिंग को x तो क्लोजिंग 1.5 गुना 1.5x आ। यहां पे दो बातें ध्यान रखें। अगर वो कहते हैं क्लोजिंग 40,000 ज्यादा है, मैं इंग्लिश में बोलता हूं, यहां था 3 बातें। अगर वो बोलते क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 40,000 मोर देन ओपनिंग, तो ओपनिंग को आप x मानेंगे तो क्लोजिंग x प्लस 40 होगा। ओपनिंग x प्लस क्लोजिंग x प्लस 40। अगर आप ये दे रखा है कि 40,000 ज्यादा है। अगर कहते हैं ये वाला क्वेश्चन क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 1.5 टाइम्स देन ओपनिंग, क्लोजिंग 1.5 गुना है तो x का 1.5x। लेकिन अगर कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक इज 1.5 टाइम्स मोर देन ओपनिंग, मोर आ गया मोर, तो भाई अगर ओपनिंग x है तो क्लोजिंग 1.5x ज्यादा है। ओपनिंग x से 1.5x ज्यादा है कि 2.5x। अगर मैं रटवा दूं तो मोर में एक x फालतू लगता है। क्लोजिंग 2 टाइम्स है तो 2x, 2 टाइम मोर है तो x प्लस 3x, 5 टाइम्स है तो x प्लस 5x, 5 टाइम्स मोर है तो x प्लस 6x। याद रखेंगे मेरे दोस्त, ये मैंने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के आपको सम्स करके दिखाएं। कोई डाउट? डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए ना, किसने मना करा है। अब मैं आपको करके दिखाऊंगा अगली रेशो। अब हम टर्नओवर रेशोज पे ही हैं, लेकिन अब हम करने जा रहे हैं टर्नओवर रेशो की अगली रेशो, यानी कि ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। का मतलब होता है एक साल में कितनी बार डेटर से पैसे। 6 बार। अरे 12 महीने में 6 बार पैसे मिलते हैं तो 2-2 महीने की उधारी हम अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते होंगे, वो भी हमारे सिलेबस में फिलहाल, वो भी इसके बाद ही होगा। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज रिसीवेबल। अब एवरेज रिसीवेबल इज इक्वल टू ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर्स डिवाइड बाय 2, बड़ा वाला प्लस ओपनिंग बीआर प्लस क्लोजिंग बीआर डिवाइड बाय ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डेटर्स डिवाइड बाय 2, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बीआर डिवाइड। ये हमारा एवरेज रिसीवेबल है। ज्यादातर तो बीआर आपको नहीं मिलेगा, तो आप ओपनिंग क्लोजिंग डेटर्स ही करते रह जाओगे मोस्टली। नहीं है तो उसको ढूंढना मत, वो मोस्टली नहीं मिलेगा। अब क्रेडिट सेल, भाई क्रेडिट सेल का फॉर्मूला नहीं है, कॉमन सेंस है। क्रेडिट सेल का फॉर्मूला नहीं, कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस है टोटल सेल्स माइनस। वीडियो के एंड में ना मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, तो एंड तक बने रहना। टोटल सेल माइनस कैश सेल, तो ठीक है ना, तूने टोटल 1 करोड़ का माल बेचा, 20 लाख का कैश था, तो फिर ऑब्वियसली पार हो गया। मीनिंग क्लियर है? क्रेडिट सेल क्लियर है, टोटल माइनस कैश सेल्स और एवरेज ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डेटर्स डिवाइड बाय 2, बी और ओ तो। सबसे पहले तो हम लोग इसके लिए नहीं दोस्त, अगर मैं इतना ये वाला ऐसा कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर इज इक्वल टू क्रेडिट सेल यानी कि क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज रिसीवेबल। अब क्रेडिट सेल इज इक्वल टू टोटल सेल यानी कि 30 लाख माइनस कैश सेल्स यानी कि 24 लाख की आगे क्रेडिट सेल। आप सेल वर्ड यूज ना करें, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन करें। तो क्रेडिट सेल कैसे निकलेगी? टोटल सेल यानी कि टोटल रेवेन्यू 30 लाख माइनस कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 लाख, क्रेडिट सेल आ गई, क्रेडिट रेवेन्यू 24 लाख। एवरेज निकाल लो, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 2 लाख प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 प्लस 6 डिवाइड बाय 2, ये आ गया 13। तो ट्रेड रिसेल टर्नओवर रेशियो 24 लाख की क्रेडिट सेल अपॉन 4 टाइम्स इज आवर आंसर। 6 टाइम्स मतलब 6 बार का मतलब होता है साल 12 महीने में 6 बार हमें डेटर्स लोगों से कलेक्शन। फिर हम उस तरह का सम करेंगे जिसमें आपको रेशो का आंसर दे रखा होता है, और अगर रेशो का आंसर दे रखा होता है तो आंसर से क्वेश्चन को शुरू करते हैं और मिसिंग वैल्यूज निकालते हैं।
ये क्यों नहीं मिट रहा? तो मतलब पेज पे लिखा है, कंपनी की क्रेडिट सेल 4 लाख, कलेक्शन पीरियड इज 36 डेज अज्यूमिंग 360 डेज इन है। अब आपको ये सब मीनिंग से करना है, मैं तो नहीं कराता, ये सब मीनिंग से करना है। करें, मैंने बताया ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो जो निकालनी है उसका मतलब होता है 12 महीने में, एक साल में कितनी बार कलेक्शन होती है। जब भी तुझे साफ बता रहे हैं 36 दिन एवरेज कलेक्शन पीरियड है, यानी कि हमें 36 दिनों में 36 डेज में कलेक्शन होती है, और 360 ये दिन कह रहे हैं एक साल में मान के चलो। तो एक साल में 360 दिन में कितनी बार कलेक्शन होगी? अगर 36 दिनों में कलेक्शन होते तो 360 डेज में कितनी बार कलेक्शन होगी? 10 बार। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का आंसर आ गया। चलिए आगे चल, ये पता लग गया। फिर कहते हैं एवरेज निकाल। भाई ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज रिसीव। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का आंसर मैंने 10 कॉपी कर लिया, निकाला था। क्रेडिट सेल ये दे रखे हैं मेरे भाइयों 4 लाख अपॉन एवरेज रिसीव, तो सर एवरेज रिसीवेबल आ। फिर कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड और बिगनिंग निकालो। अगर ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड इज मोर देन ओपनिंग बाय 6, जो मैं कह रहा था क्लोजिंग ओपनिंग से 6000, अगर हम इसकी बात करें एवरेज इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। एवरेज की जगह मैं 40 लिख दूं, डिवाइड बाय 2। ओपनिंग को x मान तो क्लोजिंग 6000 ज्यादा, यानी कि x प्लस 6, क्रॉस मार दिया। भाई ओपनिंग x है तो क्लोजिंग 6000 ज्यादा है, तो क्लोजिंग x प्लस 6000 हो गया। तो सर जी ये आ गया 80,000, 2x प्लस 6000 को इधर ले जाएंगे। देखना पड़ता है ना स्क्रीन का, आपका खोपड़ी के पीछे। 2x इज इक्वल टू 74, x आ गया। अब x तो ओपनिंग 37 है, तो क्लोजिंग कितना था? क्लोजिंग था 6000 ज्यादा, तो ये आ गया। कोई डाउट? डाउट लिख दो। अब हम टर्नओवर रेशियोज को हम करेंगे। क्या करेंगे हम? छोटे बच्चे ना थम तो भी कुछ कहते हैं ना। टर्नओवर रेशियो में कुछ रेशियोज और है। ये हमारी टर्नओवर की तीसरी, पहली इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो थी, दूसरी ट्रेड रेशियो टर्नओवर, तीसरी सर जी एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड का मतलब है ऑन एन एवरेज कितने पीरियड में हमें कलेक्शन हो जाती है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो से संबंधित है। अगर मैं मंथ्स में निकाल तो 12 अपॉन TRT। TRTR मतलब एक साल में कितनी बार? मान लो 4 बार, 12 महीने में 4 बार मिलते हैं, तो एवरेज जो पीरियड है कलेक्शन के 3-3 महीने में हम उधारी कलेक्शन कर। अगर मैं डेज निकालूं तो 365 अपॉन TRT। वो पिछले क्वेश्चन की जगह वो बोले तो 360 डेज, वरना 3। वीक्स में निकालूं तो 52 अपॉन T। ये तीसरी टर्नओवर है। चौथी वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। भाई वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मैंने इसी वीडियो के शुरू में बताई थी, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, मीनिंग पीछे जाके दोबारा देख सकते हो। नेट सेल्स तो वही है, टोटल सेल जो होती है कैश और क्रेडिट दोनों जोड़ के रिटर्न्स को माइनस करके नेट सेल्स आ गई। अब अगर क्वेश्चन में नेट सेल्स नहीं दे रखा तो यहां पर आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लगा सकते, लेकिन अगर नेट सेल्स है तो प्रायोरिटी उसको दें। ये वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो है, कम आती है एक से। पांचवी फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो। फिक्स एसेट बता, तू बता, फॉर्मूला सोच के बता क्या होगा, बताऊं? नेट सेल्स अपॉन फिक्स एसेट, सब फॉर्मूले सेम है। वर्किंग नेट सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल, फिक्स एसेट टर्नओवर, नेट सेल्स अपॉन फिक्स एसेट्स। अब ये तो बताना पड़ेगा करंट एसेट टर्नओवर रेशियो क्या होगा? नेट सेल्स अपॉन, जहां पर टर्नओवर खत्म होती है, प्लीज इनके भी सम्स देख लेना, आसान है।
लेकिन हाँ, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो TRTR उनकी पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है। अब हम करेंगे सबसे घातक, सबसे गंदी, सबसे मुश्किल प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। इसमें आपको थोड़ा सा गौर देना, थोड़ा सा ज्यादा। ये प्रॉफिटेबिलिटी है, थोड़ी मुश्किल है, फिर आगे आने वाला चैप्टर कैश फ्लो भी इस पर टिका पड़ा है, तो थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दें। तो चलिए, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो करता नहीं। भाई मुझे लगता है काफी देर से नहीं बोला क्या? अरे वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, सारे दोस्तों को भेजना, रिश्तेदारों को। अगर आपको सब अच्छा लग रहा है तो प्लीज ये काम जरूर, प्लीज। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। अब लास्ट पे चले गए हम, इसके भी सम्स करके दिखाऊंगा। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो इज दैट रेशो विच शोज प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो वह रेशो जो बताते हैं हम कितना अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं, विच इज कॉल्ड प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो वह रेशो कितना अच्छा प्रॉफिट। इसमें 4 रेशोज आती है, सॉरी 5 आती हैं, 4 एक साथ करूंगा, उनके सम्स फिर 5 भी करूंगा। फॉर्मूला आपको लिखते लिखते साथ साथ याद कर लें, लिखते लिखते। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। मैं पूरा पूरा ही लिख देता हूं, मैं इसलिए करता हूं ताकि आपको साथ साथ। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू जीपी अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। नेट प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। उसके बाद खाली ऑपरेटिंग रेशो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मुझे लगता है साथ साथ लिखते लिखते आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा। इनटू 100 करना मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, ये बचपन में आपको 6ठी क्लास में मैम ने सिखाया होगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि कैश सेल्स और क्रेडिट सेल को जोड़ के रिटर्न्स माइनस कर दो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट सेल्स, वो आसान है। जीपी रेशो जीपी अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, एनपी रेशो एनपी अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, ओपी रेशो ओपी अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, ऑपरेटिंग रेशो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। एटलीस्ट फॉर्मूला तो सबका याद करा दिया मैंने। अगर 2 नंबर की भी रेशो आती है तो 1 नंबर तो खाली फॉर्मूला लिखने का सीबीएसई में मिल जाता है, तो एटलीस्ट वो तो आपको लें और उसके बाद ही करेंगे। अब मुझे क्या सिखाना? इनटू 100 नहीं सिखा सकता, आपकी आंटी ने सिखाया होगा स्कूल में। रिवेन्यू रिवेन्यू रिवेन्यू, कैश प्लस क्रेडिट माइनस। अब मुझे सिखाना है जीपी एनपी ओपी, इनका रिलेशन बहुत गहराई से। इज दैट ओके? चलेगा, इन सब के बारे में बता। सबसे पहले जीपी मैंने आलू वाले का एग्जांपल लेके अभी बताया, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स। देखिए सेल, मैंने आलू वाले, उसने मेरे को ये बताया था कि भैया मैंने 10,000 रुपये का आलू बेचा है और मैंने 7,000 का बोरा खरीदा था, सारे बोरे, 3,000 का प्रॉफिट मैंने कमाया। तो मैम जीपी इज इक्वल टू सेल कितनी है माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ना दे रहे तो वो भी निकालना है, ओपनिंग प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट माइनस क्लोजिंग, थोड़ी देर पहले समझाई थी वीडियो। तो जीपी निकालना आपको आता है। अब मैं आपको जीपी एनपी ओपी का रिलेशन बताने जा रहा हूं, सारे बच्चे ध्यान दें। 11th क्लास के ट्रेडिंग में हम लोग सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करते थे, आंसर आता था जीपी। 11th क्लास के P&L में जीपी से सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करते थे, आंसर आता था एनपी। तो जीपी में से सारे इनडायरेक्ट माइनस करें, तो जीपी में से सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करें, आंसर आएगा एन। ये जीपी माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है बेटा? एनपी। लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 2 तरह के होते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 2 टुकड़े होते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस नॉन ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जिनसे ऑपरेशन यानी कि धंधा चलता है। सैलरी मत दे, वर्कर भाग जाएगा, काम रुक जाएगा। कच्चे माल की पेमेंट मत कर, माल की सप्लाई बंद, काम रुक जाएगा। बिजली का बिल मत दे, सरकार बिजली काट देगी, काम रुक जाएगा। तो ऑपरेटिंग खर्चे वो खर्चे जिनसे ऑपरेशन चलता है, ये खर्चों से ही ऑपरेशन चलता है, ये ऑपरेटिंग खर्चे।
मोटे तौर पे ये होते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। मोटे तौर पे होते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, दीज आर ऑपरेटिंग। नॉन ऑपरेटिंग खर्चे, नाम से प्रतीत होता है नॉन ऑपरेटिंग खर्चे वो खर्चे जिनका ऑपरेशन से कोई लेना देना नहीं। आप ये खर्चे करो, बिजनेस को इससे कोई फायदा नहीं। अब मेरी सारी फैमिली सोच रही है, तुम लोग मेरी फैमिली हो, मेरे सारे दोस्त सोच रहे हैं ऐसे कौन से खर्चे होते हैं जिनको करने से बिजनेस को कोई फायदा नहीं। जी हाँ, बिल्कुल होते हैं। चैरिटी डोनेशन। अब गरीब लोगों को चैरिटी डोनेशन भीख भाग देते तो क्या उससे हमारे बिजनेस की प्रोडक्शन वगैरह में मदद मिलती है, बिजनेस की तरक्की होती है? दीज आर नॉन ऑपरेटिंग खर्चे। ये खर्चे P&L के 2 में प्रॉफिट को कम करते हैं बट कहीं भी हमारे बिजनेस में कंट्रीब्यूट नहीं। उसी के बाद लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट। भाई आग लग गई, चोरी हो गई, पुरानी दुरानी मशीनें बेचने से लॉस, ये सब P&L के 2 में ऑफिस के नुकसान है, प्रॉफिट को कम करेंगे। लेकिन कभी भी आग लगना, चोरी होना, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, ये हमारे बिजनेस में कहां कौन, ये नॉन ऑपरेटिंग। क्या है मेरे दोस्त? ऑपरेटिंग खर्चे और नॉन में दो बातें और। इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन, थोड़ा साफ लिख दूं, साफ लिखूंगा ना तो वीडियो लंबी हो जाएगी, ज्यादा लिखने लिखने। इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन ऑपरेटिंग होता है और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन नॉन ऑपरेटिंग होता है, याद रखना। इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म छोटे छोटे लोन लेते हैं बिजनेस के फायदे के लिए, तो वो ऑपरेटिंग है। नॉन ऑपरेटिंग इंटरेस्ट और लंबे लंबे लोन हम एक्सटेंशन के लेते हैं, वो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, तो मतलब बिजनेस के डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, वो नॉन ऑपरेटिंग खर्च है। तो ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग जब तक समझना है, रिमाइंड करके बार बार देखना, समझ आना चाहिए। तो जीपी में से ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग सारे खर्चे माइनस कर देंगे तो यह आ जाएगा नेट प्रॉफिट। और अगर इनको एक एक करके माइनस करें, जीपी में से दोनों माइनस कर दें एनपी, लेकिन सिर्फ ऑपरेटिंग खर्चे माइनस करें तो आंसर आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर उसमें से दूसरे वाले नॉन भी माइनस कर दें तो फिर पहुंच जाएंगे एनपी। तो जीपी से एनपी पर जाने के दो रास्ते हैं। आप ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग सारे इनडायरेक्ट माइनस कर दो तो एनपी, सिर्फ ऑपरेटिंग माइनस करोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा, फिर नॉन माइनस करेंगे तो एनपी। आप ये मत भूलिएगा 11th क्लास में P&L अकाउंट के बाय में इनकम भी आती है, क्योंकि इनकम आती है इसीलिए वो इनकम जोड़कर हमारा नेट प्रॉफिट। तो अगर आप नेट प्रॉफिट निकालना चाहते हैं तो जीपी में से ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग सारे इनडायरेक्ट माइनस करके इनकम जोड़िएगा। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो प्रॉफिट जो ऑपरेशन बिजनेस, अगर आपका जूते चप्पल का बिजनेस है तो जूते चप्पल बेच बेच के जो आ रहा है सिर्फ वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। अगर आपका पेन बनाने बेचने का बिजनेस है तो पेन बेच बेच के जो आ रहा है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो सिर्फ ऑपरेटिंग निकालना है तो सिर्फ ऑपरेटिंग खर्चे माइनस करना को, थोड़ी बहुत ऑपरेटिंग इनकम रेयरली दे रखी हो तो जोड़ना वैसे मुश्किल। ऑफ लिख दो, यदि कोई बोल। और ऑपरेटिंग में से नॉन माइनस करके सारी इनकम जोड़ेंगे तो एनपी। तो जीपी का फॉर्मूला ये हो गया, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, थोड़ी सफाई अभियान कर दें, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया जीपी। अब ओपी के दो रास्ते हो, ग्रॉस प्रॉफिट से निकालेंगे तो सभी ऑपरेटिंग खर्चे माइनस करेंगे, ऑपरेटिंग इनकम ऐड करेंगे, और एनपी से निकालेंगे तो उल्टा चलेंगे। एनपी में जो नॉन ऑपरेटिंग खर्चे माइनस करे थे उन्हें ऐड करेंगे, जो इनकम जोड़ी थी उसे माइनस करेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आए। मैं सम्स करके दिखाऊं उससे पहले याद रखना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो प्लस ऑपरेटिंग रेशो इज ऑलवेज इक्वल टू 100। ऑब्वियस सी बात है, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, वो ऑपरेटिंग कॉस्ट है। तो अगर 80% कॉस्टिंग है तो प्रॉफिट 20% ही हुआ, 70% कॉस्टिंग है तो प्रॉफिट 30%, दोनों जोड़ के ऑब्वियसली 100% ही तो होंगे। ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्स। अब मैं इसके सम करा के फिर आरओआई कराऊंगा, जो प्रॉफिटेबिलिटी की लास्ट रेशो। दोस्तों अगर आपने जीपी रेशो निकाल तो चलिए थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन,
कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। सर वी नीड जीपी अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कैश सेल्स आर 20% ऑफ टोटल सेल, दे रखी है क्रेडिट सेल। परचेजेस है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग। मैं बेहतरीन सम करा, अल्टीमेट सम। चलिए, सबसे पहली बात हम जानते हैं टोटल सेल इज इक्वल टू कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। अरे ये जानते क्या है फॉर्मूला, क्या दुनिया जानती है, कैश और क्रेडिट जोड़कर हमारा टोटल सेल आ जाएगा। क्रेडिट सेल मुझे दिखाई दी 5 लाख। कैश सेल देखना, कैश सेल दे रखी है, कैश सेल्स आर 20% यानी कि 1/5, 20/100 हो गया ना, तो 1/5 ऑफ टोटल सेल। कैश सेल जो है वो टोटल सेल का 1/5 है। तुझे टोटल सेल पता भी है तो चल टोटल सेल को x, तो हमारा उस टोटल सेल को अगर x मान लिया जाए तो उसका 20% 1/5 x कैश सेल। तो चलो वो क्लियर कर, x में से 1/5x या 4/5x इक्वल टू 5 लाख, x इज इक्वल टू 5 लाख इंटू 5/4, ये लगता है 6,25,000 की हमारी, यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर हमारी 6,25,000 की आ गई है, उसके बाद हम जीपी निकालें। जीपी के लिए पहले मुझे कॉस्ट निकाल, तो कहाँ निकालूं, जो सबसे यही निकाल। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट माइनस क्लोज। इन्होंने कहा है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग परचेस। भाई ओपनिंग को एक्स मान लेते हैं तो क्लोजिंग को एक्स प्लस देंगे। तो ओपनिंग स्टॉक यानी कि प्लस परचेजेस यानी कि 4 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं, तो माइनस क्लोजिंग। सर जी क्लोजिंग एक्स में 25,000 ज्यादा, क्लोजिंग एक्स प्लस 25, तो मेरे भाई इसको खोल ब्रैकेट को, x प्लस 4 लाख माइनस एक्स से एक्स कट, तो 4 लाख में से 25 गए, 375 की हमारी कॉस्टिंग आ गई। तो जीपी कितना आएगा, 6,25,000 की सेल में से 3,75,000 की कॉस्टिंग माइनस, 6,25,000 की 3,75,000 में से कॉस्टिंग माइनस करेंगे। सर जी मेरा तो 2.5 लाख दा जड़ा जीपी घिड़वई। मैंने जानबूझ के बड़ा मुश्किल सम करा, बार बार रिवाइंड कर करके बार बार देखो, छूटना नहीं खे नहीं खे। 2.5 लाख का हमारा जीपी आ गया अपॉन 6,25,000 की सेल आई थी इंटू 100 आएगा। सर जी ये आ गया 40%। विदाउट, इज दैट ओके? टोटल सही है। अभी गुड़ी का 40%। ये मेरा जीपी रेशो मैंने समझा और बहुत बेहतरीन सम करके दिया। डाउट है कमेंट सेक्शन में आइए, कमेंट कमेंट का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो निकालते हैं। ऑपरेटिंग रेशो भी निकाले। ऑपरेटिंग रेशो क्या बताया था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग खर्च अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यहां पर कहते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 3 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 1 लाख अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 5,20,000। 5,20,000 की सेल में से 20 के रिटर्न्स क्या मैं माइनस करूंगा या तू करेगा नलायक? तो अरे प्यार से बोलता हूँ, बुरा मत माना करो। तो 3 लाख प्लस 1,20,000, 4,20,000 डिवाइड बाय 5 लाख इंटू। सर जी 84% आ गई हमारी ऑपरेटिंग रेशो, यानी कि ऑपरेटिंग। कोई तुमसे पूछे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो कितना होगा, इसका वो 16% होगा, क्योंकि ऑपरेटिंग रेशो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो 100% होते हैं। अगर हमारा ऑपरेटिंग रेशो यानी कि ऑपरेटिंग कॉस्ट 84% है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय डिफॉल्ट 16% ही हो गया ना। चलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का टेक्निकल सम भी कर लेते हैं। मैडम थोड़ा सा मुश्किल सम उठा रहा हूँ ताकि वीडियो का ज़्यादा फायदा हो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू, मैं यहाँ लिखता हूँ थोड़ा बहुत, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इन। तो सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही निकाल, वो दे रखा है 14,70,000, तो मैं अपॉन में लिख ही दूँ डिनोमिनेटर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो हमें जीपी निकालनी पड़ेगी।
सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स। सेल आ गई हमारी 14,70,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स आज मैं आपको कई बार निकाल के दिखा चुका हूं, तो मैं निकाल के दिखा रहा हूं, आपको एग्जाम में लिख के दिखाना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस माइनस। तो सर जी, ओपनिंग स्टॉक यानी कि 1,00,000 प्लस परचेजेस यानी कि 10,00,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्वेश्चन में नहीं है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक यानी कि 1,50,000। तो सर जी 9,50,000 का कॉस्ट आ गया, तो सेल में से कॉस्ट माइनस करेंगे मेरे उत्तर, ये आ गया हमारा जीपीआर। अरे यार तेरी वजह से ना कैलकुलेटर ढंग से एक बटन दबा का दबा रह गया, 0,00 होता चला गया। तुम्हारे साथ हुआ है कभी ऐसा? 5,20,000 का आ गया जीपी। तो ठीक है, जीपी यानी कि 5,000 और नेट सेल्स 1470 इंटू सर जी 35.37% आ गया तेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेटो। खाना क्या बना वैसे आज तुझे पता है? ये जो मैं मैराथन सीरीज चला रहा हूँ, दिन रात एक कर रखा है, सुबह शाम एक कर रखा है, क्योंकि एग्जाम पीरियड में कंप्लीट हो जानी चाहिए, तो तुम्हारे एग्जाम की तैयारी से पहले अवेलेबल हो जाएगी, और ऐसी अवेलेबल होगी जिंदगी भर। भाई प्लीज बहुत मेहनत कर, सारे दोस्तों को प्लीज शेयर कर देना, उन्हें इन्फॉर्म कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सबको सब्सक्राइब। बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ पापा को, मम्मी को, दीदी को, भैया को, गर्लफ्रेंड को, नहीं ये नहीं बोलना चाहिए, चाचा को, चाची को, ताया को, ताई को, सबको बोल देना सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। मैं शॉर्ट्स भी बनाता हूँ प्यारे प्यारे मोटिवेशनल, तो उससे भी सबको फायदा होता है, सबको क्या देना करने के लिए। 35.37%। ठीक है, चलिए उसके बाद हम करेंगे नेट प्रॉफिट रेशो, उसका भी कर लेते हैं, उसको क्यों छोड़ेंगे, सब कर रहा है तो। अगर ऐसा सम करना है तो 2 कौड़ी का नेट प्रॉफिट 60,000 अपॉन नेट सेल्स 6,00,000 इंटू 100 10%। चले, और ऐसा भी करना तो आसान है, फिर तो कुछ भी नहीं, आपको बताया था कैसे करना है। 8,20,000 की सेल में से 10 का रिटर्न मैं करके दिखाऊंगा, बस यही है कि आप पेशेंस रखना, मतलब वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। लास्ट रेशो रहती है, एक इंटरेस्ट कवरेज रेशो छोड़ी थी जो लास्ट में, वो करानी है। तो नेट सेल्स 8,20,000 माइनस 10,000, तो सर जी 8,10,000 के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन याद रखेंगे आप। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 5,20,000। सर पहले जीपी निकालो, जीपी इज इक्वल टू 8,10,000 की रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 5,20,000, 2,90,000 का जीपी आ गया। लेकिन अगर आपको एनपी निकालना है, सारे एक्सपेंस माइनस करेंगे, सारी इनकम मिलकर, ऑपरेटिंग खर्चे माइनस करेंगे 2,09,000, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर मैंने बताया था नॉन ऑपरेटिंग होता लॉन्ग टर्म, इनकम दे रखी है 81,000 जोड़ेंगे, निकाल लेंगे एनपी। मैं आगे बढ़ूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो जीपी में से सारे खर्चे माइनस करें, इनकम ऐड करी, एनपी अपॉन रिवेन्यू इंटू 100। अब हम ये वाली रेशो करेंगे, आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रेशो है, इसको मैं करके दिखाऊंगा। इसके मैं 2 सम्स करके दिखाऊंगा। एक काम करते हैं, इसके मैं यहाँ से यहाँ तक सारे सम करके दिखाऊंगा। हाथ मिला, मिला हाथ। लास्ट रेशो थोड़ा तो मुस्कुरा दे यारा। ये हो गई हमारी मैराथन की रेशो की लास्ट रेशो, हालांकि इंटरेस्ट का रेशो भी बहुत जल्दी हो जाएगी कि इससे रिलेटेड है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स का मतलब होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब, इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं। इसका मतलब होता है जितनी कैपिटल हमने बिजनेस में लगा रखी है, जितना पैसा हमने कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, उसमें हमें कितना प्रतिशत रिटर्न मिलता है, दिस इज कॉल्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है ऑलमोस्ट कितना हमें रिटर्न मिलता है, और इसका फॉर्मूला बड़ा जस्टिफाइड है। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिविडेंड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। फॉर्मूला है कि नहीं जस्टिफाइड?
कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब तूने कितनी कैपिटल लगाई और तूने कितना प्रॉफिट कमाया। सोच अगर नीचे मैंने 10 लाख रुपए की कैपिटल लगाई और ऊपर हमारा प्रॉफिट 1 लाख, भाई कोई 10 लाख रुपए की कैपिटल लगा के 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है तो 10% उसके रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट हुए कि नहीं हुए? तो फॉर्मूला हुआ कि नहीं हुआ जस्टिफाई? बस दे भाई। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिविडेंड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू, बैठे बैठे थक जाते, खड़े होके पढ़ाने की आदत है ना ऑफलाइन में। चलिए हेलो, हाँ वॉल्यूम आ रहा है। अब मुझे ये दो चीजें सिखानी, कैपिटल एम्प्लॉयड और नेट प्रॉफिट बिफोर। सबसे पहले नेट प्रॉफिट, क्या क्या भाई, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिविडेंड की अगर हम बात करें तो ये नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिविडेंड, जिसमें से अभी इंटरेस्ट टैक्स और डिविडेंड तीनों बिफोर यानी कि देने बाकी हैं। सबसे पहले माइनस करेंगे इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट एक चार्ज है, वो प्रॉफिट में से माइनस होगा तो एक्चुअल प्रॉफिट होगा। सर जी ये आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, लेकिन बिफोर टैक्स और डिविडेंड। फिर सरकार को ट्रस्ट एक चार्ज है वो माइनस करेंगे तो असली प्रॉफिट तो ये है, अब सरकार को प्रॉफिट में से टैक्स देंगे। ये आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, फिर बिफोर डिविडेंड, सबसे अंत में डिविडेंड माइनस करें, ये आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स। हमें तो खैर यही चाहिए। अब या तो क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिविडेंड दे रखा है तो वही चिपका दे, लेकिन अगर आफ्टर दे रखा है तो उसे सीक्वेंस में ऐड करना। हम सीक्वेंस में माइनस करते हैं, पहले इंटरेस्ट फिर टैक्स फिर डिविडेंड, मैंने रीजन बताया। आफ्टर से बिफोर पे सीक्वेंस में पहले डिविडेंड फिर इंटरेस्ट, सॉरी डिविडेंड फिर टैक्स फिर इंटरेस्ट। और एक बात ध्यान से देखिएगा क्या क्या आफ्टर है, जो आफ्टर है केवल वही ऐड करना। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है तो सिर्फ टैक्स और इंटरेस्ट ही, आफ्टर इंटरेस्ट है तो सिर्फ इंटरेस्ट ही ऐड। ये आ गया हमारा न्यूमरेटर, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिविडेंड। कोई डाउट? अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कैपिटल जो बिजनेस में एम्प्लॉयड यानी कि ठूसी गई है, कैपिटल एम्प्लॉयड जो कैपिटल बिजनेस में एम्प्लॉयड लगाई गई उसको कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। क्या लगाएगा तू, क्या लगाएगा तू कंपनी में? एसेट्स एस्पेक्ट से और लाइबिलिटी एस्पेक्ट से दो तरह से नहीं, एसेट एस्पेक्ट क्या लगाएगा तू कंपनी में? फिक्स एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। कितना पैसा तुमने फिक्स एसेट्स में लगाया और कितना पैसा वर्किंग कैपिटल में लगाया, माइनस अगर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट दे रखी हो, रेयरली किसी बुक में होती है तो माइनस कर, हमने कहीं और इन्वेस्ट, तो बाकी बच जाएगा जो हमने अपनी कंपनी में लगा रखा। कितना पैसा फिक्स एसेट्स और कितना वर्किंग, आप इन्हीं दोनों पे फोकस करो। फिक्स एसेट वर्किंग कैपिटल पे इतना, वो आ गया हमने टोटल कितना पैसा कंपनी में लगा, कितना फिक्स एसेट्स में कितना वर्किंग कैपिटल। दूसरा लाइबिलिटी साइड से क्या लगाएगा तू कंपनी में? तू लगाएगा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज बाहर से लोन लेके प्लस शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर अपनी जेब से, ये टोटल आ गया हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। सॉरी थोड़ा अच्छा बताया, फिक्स एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल प्लस ट्रेड इन्वेस्टमेंट, फिक्स एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल प्लस ट्रेड इन्वेस्टमेंट। सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया था, मुझे लगा मैं लाइबिलिटी वाला बता रहा हूं। तो एसेट साइड से कितने फिक्स एसेट्स में प्लस कितने वर्किंग कैपिटल में प्लस कितने ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस के फायदे के लिए खरीदे। इसको वैसे भी आप ध्यान मत दो, ज्यादातर फिक्स एसेट्स और वर्किंग कैपिटल में कितना पैसा, कितना फिक्स है प्लस कितना वर्क। लाइबिलिटी साइड में कितना बाहर के कर्जे लोन लेके लगाया प्लस कितना शेयर होल्डर्स ने अपनी जेब से लगाया, माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो आपने। अब एक रेशो मैंने सॉल्वेंसी की छोड़ी थी, बोला था इसके साथ कराऊंगा, क्यों छोड़ के यहां करा रहा हूं पता चल जाएगा। एक हमने सॉल्वेंसी छोड़ी थी इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो का मतलब होता है, देख लो ना, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिविडेंड अपॉन टोटल इंटरेस्ट। समझ गए? ये मैंने अभी इतनी मेहनत से कराया।
नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिविडेंड देने से पहले का प्रॉफिट जो मैंने आपको निकालना सिखाया लॉजिक के साथ, अपॉन इंटरेस्ट, यही वाला इंटरेस्ट जो ऐड होता है डिबेंचर्स, लोन, मॉर्गेज, बैंक लोन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग का इंटरेस्ट डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा टाइम्स में आंसर आता है कितनी बार। मान लीजिए हमारा नेट प्रॉफिट 10 लाख है और 1 लाख का ब्याज हम लॉन्ग टर्म पे देते हैं, तो 1 लाख का ब्याज है, 10 लाख का प्रॉफिट है, तो आप अपने प्रॉफिट से कितनी बार ब्याज दे सकते हैं? 10 बार, 10 टाइम्स। ये मैंने इंटरेस्ट कवरेज रेशो बोला था मैं लास्ट में। इज दैट ओके? अब हम ROI के सारे सम्स करने, मैं कुछ तो यही करूं। ROI इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिविडेंड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू, पहला ये सम, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स 2.5 लाख दे रखा है अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख, आंसर 25%। दूसरा सम, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स दे रखा है 6 लाख अपॉन एसेट साइड से फिक्स एसेट 20 लाख और वर्किंग कैपिटल 10 लाख, 30 लाख इंटू 100, मुझे लगता है ये 20% होगा, 6.25। कोई डाउट? उसके बाद वो एसेट साइड से था ना, फिक्स एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल 143, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स दे रखा है 4 लाख, डिवाइड बाय लाइबिलिटी साइड से दे रखा है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी से 8 लाख, शेयर्ड फंड से 4 लाख 12 इंटू 100, ये 4 या 12, 33.33% सा कुछ। ये 144 मैंने कहा था सारे कराया हूं, 144 में थोड़ा अच्छे, वीडियो थोड़ी लंबी होगी इसलिए ट्रिक्स मैं बाद में बता दूंगा, मतलब ट्रिक्स हैं कुछ चीज़ों के, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा फिर कभी। ट्रिक्स बता देता हूं, तुम लोग वरना सोचते रहोगे। ट्रिक्स ये है, ये आंसर निकालूंगा अभी, बाद में टालना पसंद नहीं है इसलिए अभी बताता हूं। कुछ ट्रिक्स याद रखना, जैसे MCQs आप एग्जाम में देंगे तो पहले ना लास्ट लाइन पढ़ लेना। MCQ की लास्ट लाइन पढ़ने से पता चल जाता है क्वेश्चन चाहता क्या है, तो ये पता चल जाएगा क्वेश्चन क्या चाहता है, तो फिर आपको क्वेश्चन की रीडिंग आसान होती है और टाइम कम लगता है, फिर आपका जल्दी सॉल्व हो जाता है। और भी बहुत सारी ट्रिक्स हैं, रीडिंग टाइम का ध्यान रखना, इन सब के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। रेशो के चैप्टर की फिलहाल बात करें सर, 144 प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1 लाख, करंट एसेट 4 लाख, करंट लाइबिलिटी 2 लाख, फिक्स एसेट्स ये दे रखे हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज दे रखे हैं, रेट ऑफ टैक्स, चलिए सब। सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लें क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड दो तरह से निकलता है, लाइबिलिटीज और एसेट। मुझे ऐसा लगता है एसेट साइड वाला बहुत फुर्ती से निकलता है। एसेट्स वाले में हम लोगों को दे रखे हैं फिक्स एसेट 6 लाख प्लस फिक्स एसेट्स के बाद वर्किंग कैपिटल करंट एसेट 4 लाख माइनस 2 लाख, 8 लाख का कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया हमारा। 8 लाख के कैपिटल एम्प्लॉयड के पश्चात अब नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इतना आसान नहीं है इसमें, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठाया। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे, ध्यान से देखना, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है। अब यहां बहुत ध्यान से, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, टैक्स जोड़ेंगे फिर इंटरेस्ट जोड़ेंगे, आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है 20%। मासूम बच्चे क्या करते हैं, मासूम बच्चे क्या करते हैं, इस 1 लाख का 20% निकालने बैठ जाते हैं। अब मेरी अगली 2 लाइनें बहुत गौर से सुनो। सबसे पहली लाइन ये लिखा है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि टैक्स देने के बाद, और आपने टैक्स कितना दिया है 20%। भाई 20% टैक्स देने के बाद इंसान के पास बचता कितना है 80%। तो भाई ये जो टैक्स देने के बाद 1 लाख प्रॉफिट बचा है वो एक्चुअली 80%। तो टैक्स देने से पहले 100% प्रॉफिट कितना होगा, सर जी वो आ गया 1,25,000, यानी कि हमने टैक्स 25 दिया था, वो 1 लाख। ये कीमती लाइन दोबारा सुन लो, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, टैक्स देने के बाद, टैक्स दिया 20%, भाई 20% टैक्स देने के बाद ये 80% वैल्यू है, तो 80% इतना है तो 100% 1%। बाकी तो आसान है, इंटरेस्ट
4 लाख के लोन का 10% प्लस 40,000 जोड़ दें, 165 आ गया, 165 आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिविडेंड। जी कैपिटल एम्प्लॉयड 8 लाख था इंटू 100, ये आ गया मेरा ROI। क्या मेरे भाई, दोस्त आप लोगों से निवेदन है, चला दीजिएगा वीडियो को प्लीज़, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ थैंक यू सो वेरी मच। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और अगला चैप्टर देखिए। थैंक यू, बाय।